एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिएगा। जब पीएमएलए कानून में संशोधन लाया जा रहा था यानी अमेंडमेंट, तब उन्होंने खुद तत्कालीन यानी उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिताया था। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर, एक नई एनालिसिस के साथ आपके सामने। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई है और इसके साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार सवालों के कटघरे में साफ खड़ी नजर आ रही है। तमिलनाडु शराब घोटाले में ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले से पहले, उसी दरमियान ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा भाई? हद क्या है? हद यानी सीमा। कौन सी सीमाओं को ईडी ने लांघा भाई, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत खफा नजर आई? खफा ही नहीं, जो फैसला सुनाया उस फैसले से बेशक यानी कि कोई शक नहीं है, मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है, जबरदस्त। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के साथ जो ऑर्डर आया है, क्या वह आने वाले दिनों के लिए रेफरेंस बेंचमार्क केस के तौर पर लिया जाएगा? सवाल है बहुत बड़ा। फैसला क्या है आगे बताने जा रहा हूं, जरूर सुनिएगा। आइए जानते हैं, पूरी एनालिसिस के साथ मैं बताऊंगा। इस रिपोर्ट में आपको एक बैलेंस्ड स्टैंड नजर आएगा, ना गोदी मीडिया ना रुदाली मीडिया, बिल्कुल बैलेंस्ड। मैं आपका ध्यान उस तरफ भी ले जाऊंगा जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सरकार पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के गलत इस्तेमाल पर तीखी टिप्पणी की थी। देश में लॉ एंड ऑर्डर की बारीकियों से वाकिफ रहना हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों, हम सबकी, पूरे देश के नागरिकों की। इस रिपोर्ट में मैं आपके उन सभी बातों को भी जिक्र करूंगा, यानी हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर जानने लायक बातें हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा मैं, जरूर देखिए। खैर, आगे बढ़े उससे पहले आपसे दिली गुजारिश है, अगर आपने करंट अफेयर से जुड़े इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर इस बात की तुरंत कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और मेरी एनालिटिकल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सवाल यह है, क्या ईडी अपने ट्रैक से भटक चुकी है? और क्या केंद्र की मोदी सरकार इसका इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है? हम अक्सर सुनते आए हैं ये आरोप मोदी सरकार पर, जो कि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। हम टेलीविजन में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं उस केस के बारे में जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तमाचा जड़ाया और इसकी चोट लगी है केंद्र की मोदी सरकार। 2025, जी हाँ, इसी साल मार्च की घटना है। ईडी की टीम तमिलनाडु में घुसती है। TASMAC यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन पर रेड होती है। आरोप लगते हैं 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। कहा जाता है कि शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में बड़ा खेल हुआ है, जबरदस्त खेला हुआ है, रिश्वत चली है, रिश्वत, टेंडर में धांधली हुई है और शराब ज्यादा दाम पर बेची गई, वगैरह वगैरह। ईडी कहती है डेटा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई बार टेंडर तक का जो है खेल हुआ है इसमें। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है ईडी से? रुकिए भैया रुकिए, ये सब तो हम पहले ही देख रहे थे। ये पूरा मामला 2014 से 2021 के बीच हम खुद 41 एफआईआर कर चुके हैं। तो दोस्तों, हो सकता है नंबर आगे पीछे हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है। 2021 के बीच यानी कि 2014 से 21 के बीच हम खुद 41 एफआईआर कर चुके हैं इस मामले में। अब ईडी बीच में क्यों कूद रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मुकुल रोहतगी मैदान में थे। ईडी की तरफ से कौन वकालत कर रहे थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू। सारे वकील मैदान में, अदालत में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है इस मामले पर। सुनिए, सिब्बल बोलते हैं ईडी ने अफसरों के फोन क्लोन कर लिए, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, और कई दलीलें दी उन्होंने अदालत। CGI पूछते हैं ईडी ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ केस कैसे बनाया? ईडी ने, ये तो कोई व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, ये एक कॉरपोरेशन है, निगम है।
एएसजी एसबी राजू कहते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू क्या कहते हैं सुनिए। 1000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, बड़े बड़े नेता बचाए जा रहे हैं इस केस में। सीजीआई फिर सुनाते हैं, ईडी देश के फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है। सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं कि ईडी देश के फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है। ये राज्य का अधिकार क्षेत्र है, इस केस में जांच करना, कार्रवाई करना। और फिर आता है वो लम्हा, ध्यान दीजिएगा, और फिर आता है अदालत में वो लम्हा जब सुप्रीम कोर्ट कहता है ईडी की जांच पर रोक लगाई जाती है। एनफ इज एनफ। अब असली सवाल यही है, क्या ईडी राज्यों के अधिकार में दखल दे रही है? भारतीय संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? आप जानते हो, लॉ एंड ऑर्डर और लीकर लाइसेंसेस के इस मामले में स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट सब्जेक्ट, यानी राज्य सरकार ही जांच करे। लेकिन जब ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज वहां छापा मारे, डेटा उठाए, लोगों के डिवाइस क्लोन करे, ऐसे आरोप लगे हैं ईडी पर, तो क्या ये राज्य के अधिकार का मर्डर नहीं है? मर्डर को हनन के शब्द मामले में लीजिएगा, मर्डर को हनन के अर्थ में लीजिएगा, हनन। डीएमके ने सीधा वार किया। 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है और तब से गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ ईडी का मिसयूज हो रहा है। लेकिन आरोप लगाने वालों को अपना चेहरा भी इतिहास के आईने में झांक कर देखना चाहिए। आरोप लगाने वालों को भी इतिहास में झांक कर अपना चेहरा भी देखना चाहिए। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? चलिए थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में बिल्कुल थोड़े में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार का रिवाइंड सुनिए, देखिए इतिहास क्या बता रहा है, गौर से सुनिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं हो सकता है आप जानते भी हों। यूपीए 2 यानी 2009 से 2014 के बीच जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार यूपीए की सरकार बनी, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार पर भी कई आरोप लगे थे, कई बार सवाल खड़े हुए थे, उन पर भी सवाल खड़े हुए थे कि सीबीआई और ईडी को राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे थे। और दोस्तों, अब जो याद दिलाने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। जो आपको याद दिलाने जा रहा हूं आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुनिए। 2013 यानी कि 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, तो 2013 में सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। उस वक्त कोलगेट यानी कोयला घोटाले की जांच चल रही थी और आरोप लगे कि सरकार सीबीआई पर कंट्रोल कर रही है, सीबीआई जो जांच कर रही है इस पर शिकंजा कस रही है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तब के विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के लीडर्स के खिलाफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर उन्होंने यूपीए सरकार को खूब घेरा था, बहुत घेरा था। सीबीआई को कांग्रेस का पालतू तोता बना दिया गया है, ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए थे। मनमोहन सिंह साहब की सरकार पर भी सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठे थे, खूब उठे थे। खबरों के पन्ने पलटकर देख लीजिए, सेकंडों में, ये बिल्कुल सेकंडों में फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। यानी एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। फर्क बस इतना है कि स्केल और आक्रामकता आज कुछ ज्यादा नजर आ रही है। और देखिए, न्यूज सोर्सेस से जो आंकड़े मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ अलग भी हो, पर मुझे जो जानकारी मिल रही है मेरे छानबीन में न्यूज सोर्सेस से, 2014 से पहले यानी कि यूपीए एरा में कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार थी 2014 से पहले, उस दरमियान ईडी के पास करीब 1000 केसेस थे और 2014 के बाद अब तक मोदी सरकार के टाइम में यह संख्या बढ़कर 5000 से ज्यादा चली गई। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कानूनों के तहत सबसे ज्यादा छापे बीते 10 साल में पड़े हैं। आप देख लीजिएगा खबरों की दुनिया में जाकर, बस गूगल जाइए, टाइप कीजिए, सारी खबरें आपके पास। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह पहले की सरकार फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर इतनी कड़क नहीं थी कार्रवाई के मामले में जितने की अभी की है सरकार। ईडी की रडार में हालिया जो सेलिब्रेटेड टाइप केस हैं उस पर नजर डालते हैं, जिन्हें टारगेट बनाए जाने की आरोप खूब लगे।
दिल्ली में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, झारखंड में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बंगाल में पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के, महाराष्ट्र में नवाब मलिक एनसीपी, तमिलनाडु में स्टालिन सरकार डीएमके, यानी जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां वहां ईडी का गाजे बाजे के साथ आगमन होता है और वहां छानबीन शुरू हो जाती है। ईडी को जिस कानून के तहत इतनी ताकत मिली है उसका नाम है पीएमएलए। आप जानते होंगे पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस कानून के तहत बताया जाता है कि ईडी बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी को भी उठा सकती है, पकड़ सकती है, बिना कोर्ट की अनुमति के किसी का फोन डिवाइस जब्त कर सकती है, चार्जशीट दाखिल करने से पहले महीनों तक हिरासत में रख भी सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी तब कोर्ट ने 2022 में कहा था ठीक है लेकिन निगरानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है कानून ठीक है लेकिन निगरानी जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या सवाल है? अब सवाल यह है कि निगरानी कौन करेगा जब खुद सरकार एजेंसी की मास्टर है। एक एजेंसी को काले धन और करप्शन से लड़ने के लिए जो बनाई गई थी आज खुद सवालों के घेरे में है एजेंसी। ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार उसकी स्वतंत्रता पर बहस छिड़ी हुई है। बीते 18 मई की बात आपको याद दिलाता हूं, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीनियर लीडर शरद पवार साहब ने मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत की बुक रिलीज के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिएगा। जब पीएमएलए कानून में संशोधन लाया जा रहा था यानी अमेंडमेंट, तब उन्होंने खुद तात्कालीन यानी उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिताया था। पवार साहब ने साफ साफ कहा था यह संशोधन खतरनाक है, इसका दुरुपयोग होगा। उन्होंने इसका विरोध किया था लेकिन सरकार ने उसे पास करवा लिया संसद। यानी जिन धाराओं का इस्तेमाल आज विपक्ष पर हो रहा है उसकी नींव यूपीए सरकार में ही डाली गई थी। शरद पवार साहब ने क्या कहा था 5-6 दिन पहले, वो सुनिए। शरद पवार साहब ने कहा, मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में था जब चिदम्बरम द्वारा पीएमएलए में संशोधन लाया गया। मैं इसका विरोध किया। मैंने तात्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मेरे हिसाब से राज्य और केंद्र में सरकार बदलने के बाद सबसे पहला काम यह करना होगा ईडी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिनियम या नियमों में इन संशोधनों को, अमेंडमेंट्स को बदला जाए जो व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के मूल अधिकारों के खिलाफ है। ये पवार साहब ने कहा है 5 दिन पहले। चलिए, पवार साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले चुनावों में केंद्र और राज्यों में बीजेपी नेतृत्व की सरकारें गिरेंगी और उनके समर्थन वाली सरकारें बनेंगी। चलिए, फिलहाल तो ये बात दूर की कौड़ी ही नजर आती है, मुझे तो कम से कम। आपको क्या लगता है बताइएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या इशारा करता है, क्या बताता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ताजा ऑर्डर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? फैसला तमिलनाडु शराब घोटाले कांड से जुड़ा है, पर यह केस सिर्फ एक केस नहीं है। ये एक संकेत है कि फेडरलिज्म यानी राज्यों के अधिकार, लोकतंत्र की आत्मा और जांच एजेंसियों की गरिमा सब कुछ दांव पर है। मोदी सरकार हो या मनमोहन सरकार, अगर जांच एजेंसी को सत्ताधारी दल की तलवार बना दिया गया ना तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सोचिए, सोच कर देखिए। अब यह तय होना चाहिए कि कानून की लाठी सब पर बराबर चलेगी या सत्ता के इशारे पर। सवाल आपके लिए है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।